everyone, welcome back to my channel. If you are planning to start your PhD or already thinking about your research journey, one of the most important and sometimes most confusing step is choosing the right research topic. In this video, I will guide you step by step on how to strong, interesting and feasible PhD research topic that will keep you motivated for the next 3 to 5 years. I am Dr. Deepa Singh, so let's get started. Start with your area of interest. सबसे पहले तो आपको वही रिसर्च टॉपिक लेना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो. अगर कोई भी आप एक एरिया चूज कर सकते हैं, या तो वो सॉइल हो सकता है, एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड, या फिर कोई फार्मिंग या फिर किसी तरह की कोई प्रैक्टिस, फार्मिंग प्रैक्टिस भी हो सकता है. और आप एयर पे भी ले सकते हैं, वाटर पे भी आप काम ले सकते हैं. तो बहुत सारे टॉपिक हैं. सबसे पहले तो आप बिल्कुल कंसाइज हो जाइए एक टॉपिक पे कि आप किस पे काम करना चाहते हैं. So always begin with a subject that excites you. Okay? A PhD is a long journey, so pick a field in which you are passionate about. आपको अपना इंटरेस्ट किस में दिखता है, आप वो एरिया सबसे पहले चूज कीजिए. जैसे कि इफ़ यू लव माइक्रोबायोलॉजी, यू कैन नैरो डाउन टू सॉइल माइक्रोब्स. आप किसी माइक्रोब्स पे काम कर सकते हैं, बायोरेमेडिएशन प्रोसेस पे काम कर सकते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे भी आप काम कर सकते हैं. नेक्स्ट है रिव्यू द लिटरेचर. अगर आप कोई टॉपिक चूज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको कोई रिसर्च रिव्यू पेपर आपको रीड करना चाहिए. लेटेस्ट रिव्यू पेपर या रिसर्च आर्टिकल आपको रीड करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. सो दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन. अभी तक क्या हो चुका है, क्या चल रहा है, और कौन से करंट ऐसे टॉपिक हैं जो अभी जिस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है, या अभी भी इन एरियाज़ पे रिसर्च नहीं हुई है. आप ये सब फाइंड आउट करके अपना रिसर्च टॉपिक के बहुत क्लोज जा सकते हैं अगर आप रिव्यू पेपर और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे. तो मैनी स्टडी एग्जिस्ट ऑन हॉस्पिटल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. इस पे आपको काफ़ी काम मिल जाएगा, बट फ्यूअर फोकस ऑन एग्रीकल्चरल सॉइल. तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चरल सॉइल में अभी भी बहुत काम है जो आप कर सकते हैं. जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बताया. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई रिसर्च गैप. सो व्हाट, हमेशा रिसर्च उस चीज़ पे की जाती है जहाँ पे आपको गैप फाइंड आउट होता है. जैसे कि कोई भी आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर ये काम एरियाड रीजन में हुआ है, तो आप ढूंढिए कि अगर आप सेमी एरियाड रीजन में रहते हैं तो क्या इस तरह का कोई काम सेमी एरियाड रीजन में हुआ है. ओके, तो इस तरह से जो गैप है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. सो लुक फॉर व्हाट इज मिसिंग इन करंट स्टडीज. अ गुड गैप इज इम्पॉर्टेंट. गैप इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप रिसर्च कमिटी के सामने जाएंगे या फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपकी रिसर्च इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो आप बता सकते हैं कि इस पे काम नहीं हुआ है, इस पर्टिकुलर एरिया पे या पर्टिकुलर एलिमेंट पे या पर्टिकुलर माइक्रोब्स पे अभी तक इस तरह का काम नहीं हुआ है, इसलिए आप ये काम करना चाहते हैं. और कोई प्रॉब्लम आप बताइए कि ये प्रॉब्लम है जिस पे अभी तक काम नहीं हुआ है, और आपके पास एक प्लान है कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से गैप फाइंड आउट किया जाता है. सो गुड गैप इज इम्पॉर्टेंट, न्यू, worthy and exploring. For example, impact of organic versus chemical farming on soil microbe density may be less studied. So बहुत सारे एरिया ऐसे हैं अभी भी जहाँ पे इस तरह की स्टडी नहीं हुई है.
नेक्स्ट आ जाते हैं चेक फिजिबिलिटी। इट डज मीन डू आई हैव द रिसोर्सेस, लैब एसेस और टाइम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं मानती हूँ किसी भी रिसर्च में। आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। इस तरह का आप टॉपिक डिज़ाइन करिए, इस तरह से आपको टॉपिक लेना है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हों। ठीक है, फाइनेंशियल आप इंडिपेंडेंट हो, वो भी आपको देखना है कितना आप पैसा इसमें लगा सकते हैं, है ना। तो ये सब कौन देख पाएगा, सॉरी, ये सब आप ही देख पाएंगे। लैब एसेस है या नहीं, आप जो काम करना चाहते हैं उसके लिए लेबोरेटरी आपके लिए अवेलेबल है या नहीं, उसमें इतनी जहाँ आप काम करना चाहते हैं वहाँ इतनी फैसिलिटी है या नहीं। टाइम टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव नहीं लेने चाहिए कि टाइम के बियॉन्ड चले जाएं। ओके, सो डू नॉट चूज एनी ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट यू कांट फिनिश। ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट नहीं लेने चाहिए। और टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ ना, ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इनमें इसको ध्यान में रख के अपना रिसर्च टॉपिक डिसाइड करना होता है। समटाइम अ फोकस्ड रियलिस्टिक स्टडी इज़ बेटर देन ह्यूज वन। बहुत ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। फोकस्ड रहिए एक टॉपिक पे, रियलिस्टिक रहिए। आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है, किस पे ज़्यादा रिसर्च हो रही है, या कौन से ऐसे करंट सिनेरियो हैं, या फिर आप खुद ही देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग चेंज की वजह से कितने सारे डिज़ास्टर चेंज आ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो आप इन सब में स्टडी कर सकते हैं। अलाइन विथ करियर गोल, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ये डिसाइड करिए कि आपको एकेडमिक करियर चूज़ करना है या फिर आपको इंडस्ट्री में जाना है। अगर आपको एकेडमिक करियर चूज़ करना है तो उसी टाइप से आप अपने टॉपिक को चूज़ करिए। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाने की सोच रहे हैं तो उस हिसाब से आप एक अप्लाइड रिसर्च टाइप के टॉपिक को चूज़ करिए, जैसे कि प्रोबायोटिक्स पे काम हो गया, बायो फर्टिलाइजर्स पे काम हो गया, बायो रेमेडिएशन पे काम हो गया। ओके, नाउ अगेन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो टॉपिक है, आप क्या काम करना चाहते हैं, क्योंकि टॉपिक चूज़ करने का मतलब है आप अपने 3 से 4 साल उस टॉपिक पे देने वाले हैं, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने गाइड से भी एक बार डिस्कस कर लें, जो भी आपके प्रोफेसर हैं आप उनसे भी डिस्कस कर लें कि आप ये काम करना चाहते हैं तो क्या वो आपको ये काम करवा सकते हैं, या फिर उनके अंडर अगर कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो वो आपको पीएचडी में एनरोल भी कर सकते हैं। They can help refine your idea and confirm if it's truly research worthy. Now, अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि आप कौन कौन से टॉपिक ले सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक पे आप काम कर सकते हैं। कुछ टॉपिक के आइडियाज़ मैं आपको देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपना भी देना चाहूँगी कि मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं बुंदेलखंड के सॉइल, क्योंकि मैं बुंदेलखंड की हूँ तो बुंदेलखंड में बहुत सारी सॉइल की प्रॉब्लम है। तो मैं बुंदेलखंड की सॉइल पे हमेशा से काम करना चाहती थी। तो मेरा ये टॉपिक यहाँ से क्लियर था कि मैं सॉइल पे काम करना चाहती हूँ। अब किस तरह की सॉइल होगी, एग्रीकल्चरल सॉइल, जिस पे लोग जो फार्मर्स काम करते हैं वो मैं सॉइल यहाँ पे लूँगी। उसके बाद मैंने कैसे डिसाइड किया कि किस तरह की सॉइल मुझे लेनी चाहिए, तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल एरिया को विज़िट किया, सॉरी, इंडस्ट्रियल एरिया को पहले मैंने विज़िट किया और देखा कि इंडस्ट्रीज़ जो यहाँ सेटअप हैं आसपास, उसकी वजह से कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, सॉइल पे डिपॉजिट हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल सॉइल पे डिपॉजिट हो रहे हैं, और उससे एग्रीकल्चरल सॉइल को क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने ये काम किया और एट लास्ट मैं अपने टॉपिक पे पहुंच गई। ओके, अगर आप भी किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे पॉल्यूटेंट है,
या फिर कुछ इंडस्ट्रियल एरिया हैं, कुछ ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो हो रही हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि भाई आप एग्रीकल्चर में ये डाल रहे हैं तो किस तरह का उसकी सॉइल पे या क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी आप पॉल्यूटेंट पे, पर्टिकुलरली किसी भी पॉल्यूटेंट को लेके भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बताया कि जैसे ऑयल, हैवी मेटल, इन सब पे तो एक बहुत पुराना काम हो गया है और बहुत लोगों ने इस पे काम किया है। तो मैंने अभी आपको कुछ स्लाइड्स पहले बताया था कि आपको रिसेंट के कुछ रिव्यू पढ़ने चाहिए जिसमें आपको पता चलेगा कि अभी क्या चल रहा है। तो कुछ नए पॉलिटेंट ऐसे हैं जो मार्केट में आए हैं, जैसे कि माइक्रोप्लास्टिक की बात हो गई, फार्मास्यूटिकल्स की बात हो गई, नैनो पार्टिकल्स की बात हो गई। अभी तक इनमें इतनी रिसर्च नहीं हुई है, तो आप अपने एरिया को ध्यान में रखते हुए इन पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विच आप और किस पे काम कर सकते हैं, कैसे आप अपना टॉपिक बना सकते हैं। तो विच माइक्रोबियल कंसोर्टिया कैन डिग्रेड माइक्रोप्लास्टिक, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोप्लास्टिक को डिग्रेड कर सकते हैं, और फार्मास्यूटिकल रेसिड्यू जो सॉइल और वाटर में प्रेजेंट है आप उनको डिग्रेड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप सॉइल माइक्रोब्स के साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशन या क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं आप उन पे भी काम कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है और आप इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी आप देख सकते हैं। सबको पता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन्वायरमेंट में इस समय। सो वी नो क्लाइमेट अफेक्ट माइक्रोब्स। माइक्रोब्स, जो क्लाइमेट अगर चेंज होता है तो वो अफेक्ट करता है माइक्रोब्स को। बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, फ्लडिंग, टेम्परेचर राइज इन सॉइल on soil microbial diversity and carbon cycle is under explored। अभी इतना ज़्यादा इस पे काम नहीं हुआ है। तो इस पे एक टॉपिक कुछ इस तरह से बन सकता है, what role do microbes play in carbon sequestration under extreme climate stress। ओके, सो आपको, if you find this video helpful, don't forget to like, subscribe and share। एंड आपका कोई भी अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल में बताऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। और आप मुझे यूट्यूब और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जिसका मैं आपको कोशिश करूँगी मैं आपको रिप्लाई दूँ और आपकी टॉपिक बनाने में हेल्प करूँ। थैंक यू।